after this, today we have to cover the commercial cells and batteries. तो कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज को हमने को कवर करना है आज। तो सबसे पहले तो सेल क्या होता है, हमने बेसिक सेल्स किए हुए हैं जैसे गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल या डेनियल सेल, जिसका यूज करते हैं हम 1.1 वोल्ट को जनरेट कर लेते हैं। तो दैट इज द बेसिक सेल। जो बैटरी होती है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ सेल। बैटरी क्या होता है, इट इज अ पावर सोर्स कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स विद एक्सटर्नल कनेक्शन फॉर पावरिंग द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। देखो सेल क्या है, सेल तो आपका एक सिंपल सेटअप है, ठीक है। अगर हमने सेल्स को कंबाइन कर लिया, इफ वी हैव यूजिंग द टू और मोर देन टू सेल्स, या हमने सीरीज ऑफ सेल को हमने साथ रखे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द बैटरी। जैसे आपने सिंबल किए भी होंगे इसमें फिजिक्स में, कि अगर हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली ऐसे, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। जब बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब क्या है, लाइक दिस। एक जो है लॉन्ग, जो है दिस लॉन्ग लाइन एंड शॉर्ट लाइन, लॉन्ग लाइन शॉर्ट लाइन। इसका मतलब क्या है, जितनी ही ज्यादा आपकी शॉर्ट लाइन लॉन्ग लाइन होंगी उसका मतलब उतनी ही ज्यादा आपके सेल्स कनेक्टेड एंड सीरीज। और अगर सपोज कर लो इसका 2 वोल्ट है, इफ इज 2 वोल्ट, तो दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, तो ये 8 वोल्ट की बैटरी होगी। मतलब सेल्स को हमने सीरीज में अरेंज कर दिया तो दैट बिकम्स द सिंपली बैटरी। तो अब हमने टाइप्स ऑफ कमर्शियल सेल्स को स्टडी करना है। जो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल है वो कमर्शियल सेल नहीं है, वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह के लिए यूज होते हैं। पर डेली लाइफ में कभी भी हम गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल या डेनियल सेल को यूज नहीं करते हैं। वहां पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कमर्शियल सेल्स। टाइप ऑफ कमर्शियल सेल्स, दो टाइप के कमर्शियल सेल्स या बैटरीज बोलते हैं। एक तो होती है प्राइमरी बैटरीज या सेल्स, या दूसरे होते हैं सेकेंडरी बैटरीज और सेल्स। तो सबसे पहले हम प्राइमरी बैटरीज को देखते हैं। प्राइमरी बैटरीज या सेल्स क्या होती हैं, इन दी सेल्स द इलेक्ट्रोड्स रिएक्शंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। इन दी सेल्स रिएक्शंस occur only once and after use they become dead. They are not chargeable. Examples are dry cell, mercury cell. प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं, इनको हम एक बार ही यूज कर सकते हैं। ओके, हमने एक बार इनको यूज किया तो कुछ देर बाद ये कंप्लीटली यूजलेस हो जाते हैं। उसके बाद भी हम इनको रीयूज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रो रिएक्शंस को रिवर्स नहीं कर सकते। जो दे आर, इसमें इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। एक बार जो रिएक्शंस होगी उसको वापस रिवर्स करना मुश्किल है। तो उसके बाद में इनको एक बार यूज कर लिया, उसके बाद में ये यूजलेस हो जाते हैं। जैसे आप घरों में यूज करते हो एवर रेडी के, निप्पो के, टॉर्च में यूज करते हैं या वॉचेस में यूज करते हैं। तो एक बार उनको यूज कर लिया उसके बाद वो डेड है, दे आर नॉट चार्जेबल। तो एग्जांपल ड्राई सेल, ड्राई सेल का मतलब निप्पो का सेल जो ये टॉर्च में डलता है या वॉचेस में डलता है। ओके, मर्क्री सेल, मर्क्री सेल बटन सेल होता है, ये आपके जो रिस्ट वॉचेस होती हैं या जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें डलता है। सेकेंड इज द सेकेंडरी बैटरीज और सेल्स। इन सेकेंडरी बैटरीज में क्या होता है, द रिएक्शन कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। देयरफॉर दीस सेल कैन बी रीचार्ज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। इनको स्टोरेज सेल भी बोलते हैं, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी होगी, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल हो गया। ये बिल्कुल अपोजिट है प्राइमरी बैटरीज में। इनमें क्या होता है कि इनको हम चार्ज कर सकते हैं, वन टाइम हमने यूज किया यूजलेस नहीं हो जाते, इनको हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि इन्वर्टर आपने घर में देखा होगा, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो अगेन एंड अगेन हम उसको रिचार्ज करते रहते हैं बाय एक्सटर्नल सोर्स। ऐसे ही जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है जो ऑटोमोबाइल में डलती है, उसको बार बार ये चार्ज होती रहती है। उसको ऐसा नहीं कि एक बार यूज कर लिया तो उसको थ्रो कर देते हैं, इट कैन बी चार्ज अगेन एंड अगेन। और सेकेंड इज द निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, ये भी एक सेल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। ये मार्केट में आपको मिलेंगे कि रिचार्जेबल सेल अगर आप मांगते हो, नॉर्मल सेल तो 10 रुपीज का आ जाता है, बट ये एक्सपेंसिव होते हैं, 250 या 300 तक के होते हैं। बट ये टॉयज वगैरह में यूज हो जाते हैं, इनको रिचार्ज कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द रिएक्शन। तो अब हमने इनको स्टडी करना है, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं, डिस्कस करते हैं ड्राई सेल।
जो ड्राई सेल क्या होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रिक सेल, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक बैटरी जो कि पोर्टेबल इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में यूज होती है। इसको जॉर्ज ली क्लांचे ने 1866 में जो था इन्वेंट किया था। तो जितने भी निप्पो, एवरेडी, जितनी भी कंपनीज हैं जो आप देखते हो, ट्रिपल ए बैटरी या ए बैटरी या ए बैटरी या सेल बोलते हैं इसको, ये ड्राई सेल होता है बेसिकली। अब इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है पहले उसको हम देखते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपको शो किया गया है। तो अगर आप देखते भी हो एक सेल को, टॉर्च सेल को, तो बाहर से वो मेटेलिक होता है। मेटेलिक क्यों होता है? क्योंकि इसका जो कंटेनर होता है दैट इज ऑफ जिंक, इट एक्ट्स एज अ एनोड। जो बाहर ये कंटेनर है ये जिंक का बना होता है, ठीक है। इसके अंदर एक जो होती है ग्रेफाइट रॉड होती है, दिस इज द ग्रेफाइट रॉड जो ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही है, ये काम करती है एज ए कैथोड। ओके, नाउ इसके अंदर एक इट इज सराउंडेड बाय एक किस्म की पेस्ट होती है, ठीक है। वो किसकी होती है? पेस्ट तो नहीं, पाउडर, सॉरी, दैट इज पाउडर ऑफ MnO2 प्लस कार्बन। कार्बन यहाँ पे क्या है? दैट इज द चारकोल। कभी अगर आपने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कभी देखा हो तो वहां से ब्लैक ब्लैक कलर का पाउडर निकलता है, ठीक है। वो MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड एंड चारकोल का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि यहाँ पे जो आपको ये स्पेस नजर आ रही है, दिस स्पेस जो व्हाइट कलर की है, यहाँ पर पाउडर्ड है, दिस इज पाउडर। पाउडर किसका है? मैंगनीज ऑक्साइड का प्लस चारकोल का। और जो एक ग्रेइश आपको नजर आ रहा है दैट इज द पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2। ओके, इन दोनों का जो पार्टीशन होता है वो एक पोरस पेपर लाइनिंग होती है। पोरस पेपर लाइनिंग का मतलब क्या है? यहाँ से गैसेस तो पास हो सकती हैं गैसेस, बट यहाँ से लिक्विड फ्लो नहीं कर सकता। मतलब ये MnO2 प्लस चारकोल एंड पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2 ये आपस में मिक्स नहीं हो सकते, इसलिए पोरस पेपर लाइनिंग यहाँ पर डाली गई है। ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, पर अगर कोई गैसेस रिलीज होती हैं या आयंस हैं, दे कैन मूव, वो मूव कर सकते हैं। अब होता क्या है, रिएक्शन कैसी होती है? जो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, जो आपका जिंक कंटेनर है ये एनोड है, और इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। अगर सपोज करो मैं इसको कंबाइन करता हूँ एक वायर से, आपने देखा भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। अगर वायर से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक स्मॉल बल्ब को लगा दिया तो इट विल स्टार्ट ग्लोइंग, क्योंकि मैंने सर्किट को कंप्लीट कर दिया। तो ये काम कैसे करता है? हाउ डज इट वर्क? जब मैं सर्किट को कंप्लीट करता हूँ तो जो ये जिंक होता है, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि ये इट एक्ट्स एज अ एनोड। जो ये कंटेनर है इसकी ऑक्सीडेशन होती है। जो जिंक होता है ये Zn2 पॉजिटिव एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये जिंक जो है इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए इस ग्रेफाइट कैथोड की तरफ पहुंच जाते हैं। दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ट्रेवल करके दे रीचेस द ग्रेफाइट कैथोड। अब यहाँ पर एक्शन को देखते हैं। यहाँ पर ग्रेफाइट इट इज एक्टिंग एज द कैथोड, बट रिडक्शन ग्रेफाइट की नहीं होगी, ये सिर्फ एज ए सिंक काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, पर कार्बन को होता कुछ नहीं है, ये एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड ही काम कर रहा है। अब होगा क्या? जो यहाँ पर MnO2 है, जो इसके आसपास MnO2 प्लस चारकोल जो है वो फिल्ड है, उसकी रिडक्शन होगी। वो कैसे? MnO2 प्लस H2O लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब MnO2 यहाँ पर +4 स्टेट में है, ये Mn2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, +3 स्टेट में। अब ये +3 स्टेट कैसे है वो भी आपको समझा देता हूँ। इट इज MnO एंड सॉरी MnO एंड MnO2 इसका मिक्सचर है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ दिस। अब यहाँ पे दिस इज +2 स्टेट, दिस इज +4, ओके, +2 +4, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 आ रही है, ओके। ये बेसिकली एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, लाइक दिस MnO और MnO2 का मिक्सचर, +2 एंड +4 की कॉम्बिनेशन है। तो दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो कि +3 निकल के आ रहा है, ओके। इस चीज को ध्यान में रखना कि इट इज ए मिक्स्ड ऑक्साइड। तो
हालांकि रिडक्शन तो हो ही गई, +4 से +3 में तो कन्वर्ट हो ही गया बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये इस किस्म की इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो आपकी सॉरी रिडक्शन होगी, यानी कि दिस इज एक्टिंग एज एनोड। जो जिंक है वो एज ए एनोड काम कर रहा है, और जो कैथोड क्या काम कर रहा है, वो MnO2 काम कर रहा है। देखो यहाँ पर मैंने ग्रेफाइट को एज ए कैथोड लिया जरूर है, बट एक्चुअली में रिडक्शन किसकी हो रही है, वो MnO2 की हो रही है। अब इतना समझ में आ गया, दिस इज ओके। अब यहाँ पर जब ये रिएक्शन होती है तो OH नेगेटिव यहाँ पर रिलीज होता है। ओके, यहाँ पर OH नेगेटिव आपका रिलीज हुआ। जो OH नेगेटिव है इट पासिस थ्रू दिस, ये पास हो गया इस पोरस जो कंटेनर है, और यहाँ पर पेस्ट ऑफ NH4Cl plus ZnCl2 है। ये NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, NH3 plus H2। जो OH नेगेटिव यहाँ पर रिलीज हुआ उसने NH4 पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके क्या बना लिया, NH3 गैसियस प्लस H2O लिक्विड। फिर उसके बाद में इसको बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। जो यहाँ पर बेसिक रिएक्शन हुआ उसने NH4 पॉजिटिव की नेचर एसिड होती है, और एसिड और बेस मिलके क्या बना गया, गैस प्लस H2O। अब जो NH3 रिलीज हुई, यहाँ पर मैंने ZnCl2 लिया हुआ है, NH3 ने Zn2 पॉजिटिव के साथ मिलके क्या बना दिया, ZnNH3 ट्वाइस Cl2। ये एक किस्म का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूज ऑफ ZnCl2। यहाँ पर जो ZnCl2 यूज किया गया है उसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ ZnCl2। जो ZnCl2 है ये एज ए लुईस एसिड काम करता है, एज ए लुईस एसिड काम करता है। ये NH3 जो कि एक लुईस बेस है उसके साथ में रिएक्शन करके एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फॉर्म कर लेता है। ये तो ठीक है, पर इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ इट। उसका यूज ये है कि अगर ZnCl2 को मैं यूज ना करता तो अमोनिया ने यहाँ पर रिलीज होना स्टार्ट हो जाना था। अल्टीमेटली होना क्या था, NH3 ने इतना ज्यादा रिलीज हो जाना था कि अल्टीमेटली इसमें ब्लास्ट हो जाना था। अगर आपको याद हो तो अराउंड 3-4 ईयर्स बैक, मे बी मोर देन दैट, 5-6 ईयर्स भी हो सकते हैं, जो सैमसंग की बैटरी, सैमसंग के मोबाइल से उनमें बैटरी फटना स्टार्ट हो गई थी। तो मतलब मोबाइल की बैटरी फट जाती थी, और अभी भी ओवर हीटिंग से कई बार बैटरी फट जाती है मोबाइल की कई। हालांकि दैट इज ए वेरी वेरी डेंजरस केस, पर कईयों की बैटरी फटने स्टार्ट हो गई थी। अब उसके पीछे रीजन क्या होता है, रीजन यही होता है कि जो गैस यहाँ पे रिलीज होती है अमोनिया, रिएक्शन आर सेम। अमोनिया को अगर स्टोर नहीं कर रहे प्रॉपर ढंग से, अगर अमोनिया एज ए रिलीज हो रही है, जो भी वहां पे गैस रिलीज हो रही है, और उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम सॉलिड फॉर्म में नहीं लेके आ रहे, एक्वस फॉर्म में नहीं लेके आ रहे, तो यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द एक्सप्लोजन। पहले अमोनिया स्टोर होता जाएगा, पर अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल लीड टू द एक्सप्लोजन। और जब एक्सप्लोजन होगा इट विल बी फैटल। अगर हाथ, जो सेल तो कोई हाथ में रखता नहीं है, पर मोबाइल फोन तो सबके हाथ में होता ही है, तो इट कैन लीड टू द एक्सीडेंट जो कि बहुत ही ज्यादा फैटल होगा। ये EMF 1.5 वोल्ट देता है, ठीक है। तो इसकी अगर रिएक्शन देखी जाए तो जिंक क्या है, इट इज एक्टिंग एज द एनोड, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Zn2 पॉजिटिव एक्वस। जो MnO2 है वो उसकी रिडक्शन हो रही है, ये Mn2O3 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में OH नेगेटिव भी रिलीज कर रहा है। जो OH नेगेटिव है वो NH4 पॉजिटिव से कंबाइन करके अमोनिया गैस रिलीज कर रहा है। अमोनिया गैस को कंटेन करने के लिए ZnCl2 डाला गया है, तो फाइनली आपको ZnNH3Cl2 मिल जाता है, ठीक है। पर जो अगर मैं सिर्फ सेल रिएक्शन की बात करता हूँ तो इन दोनों रिएक्शन को कॉम्बिनेशन कर देते हैं, तो जो सेल रिएक्शन है वो आपकी इतनी ही है अगर इन दोनों को रिएक्शंस को मैं कंबाइन कर देता हूँ। तो दिस इज प्लस H2O गोइंग इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस Mn2O3 प्लस 2H नेगेटिव। हालांकि उसके बाद भी रिएक्शंस हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन किसकी है, रिडक्शन किसकी है, एसिड बेस रिएक्शन क्या है, एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। ये जो EMF देता है दैट इज 1.5 वोल्ट, ओके, बट दिस इज नॉट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं होता है। ये इनिशियली तो आपको फुल मिलता है, पर कुछ देर बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जब टॉर्च है, टॉर्च में जब सेल यूज करते हो, इनिशियली जब सेल यूज करते हो तो वो चलता है, काफी काफी रोशनी होती है टॉर्च की, बट विद पैसेज ऑफ टाइम टॉर्च की रोशनी कम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो EMF है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। रीजन बीइंग
जो जिंक है, यहाँ से जिंक कंटेनर बिल्कुल खत्म होना स्टार्ट हो गया। इनिशियली तो पूरा जिंक है, पर धीरे धीरे जिंक खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो जिंक है जब पूरा खत्म हो गया तो आपको ईएमएफ भी उतना नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि जो मैंगनीज है ये आपका +4 ऑक्सीजन स्टेट से +3 में जो है वो रिड्यूस हो गया। ओके, जो अमोनिया फॉर्म इज नॉट इमिटेड एज गैस बट इट कंबाइंस विद सम ऑफ द Zn2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस फ्रॉम द एनोड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन with this formula. It also prevents the seal of the cell to crack because of dual pressure and prevents accident. Accident भी इससे prevent हो जाते हैं। दूसरा, ये जो ड्राई सेल है इसकी इंडेफिनिट लाइफ नहीं है बिकॉज ऑफ एसिडिक कंडीशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। अब इसका मतलब क्या है कि आप मार्केट से एक सेल खरीद के लेके आए और आपने घर में रखा, उसको 10 साल यूज नहीं किया, पर अगर 11वें साल आप यूज करोगे तो उस सेल का यूज वो यूजलेस है। रीजन बीइंग इस सेल के अंदर NH4Cl को डाला गया है, यहाँ पर पेस्ट ऑफ NH4Cl है। NH4Cl में NH4Cl किसका मिक्सचर है? NH4Cl इज द मिक्सचर ऑफ NH3 एंड HCl। ठीक है, यानी कि इसकी एसिडिक नेचर है। जो NH4 पॉजिटिव है इट हैज द एसिडिक नेचर। उस एसिडिक नेचर की वजह से क्या होगी, वो जिंक को क्या कर देगा, करोड कर देगा। ठीक है, जो आपका जिंक कंटेनर है उसको वो करोड करना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे। तो ड्यू टू एक्शन ऑफ H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम NH4 पॉजिटिव, जो जिंक कंटेनर है इट करोड्स इवन व्हेन नॉट इन यूज। Zn सॉलिड 2H पॉजिटिव मिलके क्या है, Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस को बना देगा। तो दिस इज द मतलब डिसएडवांटेज ऑफ दिस सेल। इस सेल को एक मॉडिफाइड फॉर्म कर देते हैं, इसको बोलते हैं अल्कलाइन ड्राई सेल। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो NaOH या QH यूज करते हैं इन द प्लेस ऑफ NH4Cl। हमने NaOH या QH का यूज कर लेना है, NH4Cl का यूज नहीं करना, ताकि जो है NH3 गैस हमें ना मिले। सॉरी, NH4 हम यूज कर रहे हैं ताकि हमें H पॉजिटिव मिले ही ना। हमने जब बेसिक यूज कर लिया, एसिडिक यूज ही नहीं किया, तो कंटेनर करोड़ होने से बच जाएगा। पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपेंसिव पड़ता है। NH4Cl वाला थोड़ा सस्ता है, ये एक्सपेंसिव पड़ता है, पर इसकी मॉडिफाइड वर्जन ये है। इसमें एक और चीज भी आती है, क्या ड्राई सेल जो है इट इज कंप्लीटली ड्राई। क्या जो ड्राई सेल है, इसका नाम तो ड्राई सेल है, क्या ये कंप्लीटली ड्राई होता है? देखो, इसका नाम ड्राई सेल भी क्यों डाला गया था उसको भी समझ लो। जो वोल्टेइक सेल थे, डेनियल सेल थे, उनमें प्रॉब्लम एक थी। उनकी प्रॉब्लम यह है कि उनमें लिक्विड है, जो ZnSO4 होता है दैट इज इन द एक्वस फॉर्म, CuSO4 इज इन द एक्वस फॉर्म। जहां पे एक्वस आता है तो उसको उसकी ट्रांसपोर्टेशन या उसका यूसेज मुश्किल हो जाता है। जहां पे लिक्विड कंटेंट नहीं होगा उसको स्टोर करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना उतना ही ईजी है। तो इस मामले में जो ड्राई सेल है इसमें वाटर कंटेंट बहुत कम है। इसलिए इसमें मतलब वाटर कंटेंट था ही नहीं, जो अज्यूम किया गया था पेस्ट थी, तो इसलिए इसका नाम ड्राई सेल डाला गया। पर एक क्वेश्चन आता है कि ड्राई सेल कंप्लीटली ड्राई है, तो दिस इज रॉन्ग। ड्राई सेल कंप्लीटली ड्राई नहीं होता, इसमें हम पेस्ट ऑफ NH4Cl यूज करते हैं जिसमें थोड़ा बहुत वाटर कंटेंट होता है। तो ड्राई सेल इज नॉट कंप्लीटली ड्राई। उसके बाद में आता है मर्करी सेल। इसको बटन सेल भी बोलते हैं। बेसिकली इसका यूज कहाँ पे होता है, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं या जो रिस्ट वॉचेस हैं या जो टॉयज हैं या कुछ लेजर लाइट्स आती हैं, तो वहां पे ये मर्करी सेल डलता है। या वेइंग मशीन होती हैं जो घर में यूज करते हैं, तो वहां पे ये मर्करी सेल यूज करते हैं। अब ये मर्करी सेल की थोड़ी जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो थोड़ा समझना मुश्किल है। मर्करी सेल आपने बटन सेल जरूर देखा होगा, पर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखा होगा। अगर इसको कट किया जाए, मतलब ये टॉप है, दिस इज, ये आपको नजर में आ रहा है, दिस इज टॉप और नीचे बॉटम। अगर मैंने इसको कट कर दिया इस तरीके से, तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी? सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये वाला मटेरियल है, दिस थिंग जो ये आपको नजर आ रहा है, ये जिंक एनोड है। ठीक है, दिस इज जिंक एनोड। ये जिंक मेटल है, एज ए एनोड काम करती है। नीचे जो है दिस थिंग जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है, यहाँ पर दिस इज HgO। HgO मिक्स विद ग्रेफाइट। HgO जो है मर्करी ऑक्साइड,
ग्रेफाइट के साथ में मिक्स किया गया है, इट इज एक्टिंग एज द कैथोड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो आपको नजर में आ रहा है, दिस इज द KY सैचुरेटेड विद ZnO। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ZnO के साथ में सैचुरेट किया गया है, मतलब इन दोनों की मिक्स KH को हमने डिसॉल्व किया हुआ है ZnO के अंदर। तो दिस इज द इन द अब्जॉर्बेंट मटेरियल। अब्जॉर्बेंट मटेरियल का मतलब है कि जिसने इन दोनों को अब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। तो मेनली हमारी तीन चीजें हैं, ये जिंक विच इज एक्टिंग एज एनोड, HgO विच इज एक्टिंग एज द कैथोड, ठीक है, और बीच में क्या है, KOH, जो कि एज ए काम क्या कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रोलाइट ZnO के साथ मिक्स किया गया है। ये आउटर स्टील केस हो गया, ठीक है, ये स्टील ऑप्टर कवर है, ये टिन प्लेटेड इनर टॉप है, जो ये आपको दिस थिंग नजर आ रही है। तो बाकी सारी जो चीजें हैं दैट इज द सेकेंडरी। ये तीन चीजें मेन है। अब ये काम कैसे करता है, जो कैथोड है, दिस इज द कैथोड, यहाँ पर HgO है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Hg विद द लिबरेशन ऑफ OH नेगेटिव। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये ट्रांसफर जो है, ये आते कहाँ से हैं, जो जिंक यहाँ पर एनोड है, यहाँ पर बेसिकली जिंक जो है ये मरकरी के साथ में होता है, तो दैट इज द जिंक अमलगम। जिंक जो है वो OH नेगेटिव, जो एक KOH है, इसके साथ में रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होता है, ZnO में प्लस H2O में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके कैथोड के पास चले जाते हैं, फिर HgO Hg में कन्वर्ट हो गया। तो अवर रिएक्शन क्या है, Zn सॉलिड प्लस HgO सॉलिड गोइंग इनटू ZnO प्लस Hg। अगर इस रिएक्शन को मैं लिखता हूं तो दिस इज Zn सॉलिड प्लस HgO सॉलिड गोइंग इनटू ZnO सॉलिड प्लस Hg लिक्विड। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कोई भी एक्वस नहीं नजर में आ रहा, या तो सॉलिड्स हैं, ZnS सॉलिड, HgO सॉलिड, ZnO ऐसे सॉलिड और Hg लिक्विड है, कोई भी एक्वस फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं हो रही। कंसंट्रेशन कब चेंज होती है, अगर आपका एक्वस मीडियम हो, बाकी 3 सॉलिड है, चौथा लिक्विड है, तो इसकी जो वोल्टेज होती है दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, वो मोस्टली कांस्टेंट ही रहती है। तो इसकी 1.35 वोल्ट होती है, उसकी तो 1.5 थी, इसकी 1.35 वोल्ट है, एंड इट इज रिमेन्स कांस्टेंट। ये थ्रू आउट जो लाइफ है इसकी कांस्टेंट रहेगी, कभी भी कम नहीं हो, ये इसका एक एडवांटेज है। तो दो हमने सेल्स कर लिए, फर्स्ट इज द ड्राई सेल एंड सेकंड इज द मर्करी सेल। फिर आते हैं सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स या जो बैटरीज होती हैं, इनको हम रिचार्ज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक करंट, रिएक्शंस को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो स्टडी करना है दैट इज द लेड स्टोरेज सेल, या इसका दूसरा बहुत ही कमर्शियल फेमस नाम है, इसको बोलते हैं लेड एसिड बैटरी, जो कि इसका फेमस नेम है। इट इज कॉल्ड द लेड एसिड बैटरी। और सबसे पहले जो इसको यूज किया गया था ऑटोमोबाइल्स में यूज किया गया था, और आज की डेट में भी जो हम यूज करते हैं वो लेड एसिड बैटरी ही यूज करते हैं। ओके, अब जो लेड एसिड बैटरी है ये दो तरीके से काम करती है। ये एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी काम करती है, और ये एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी काम करती है। अब ऐसा कैसे है कि दोनों के तरीके से काम करती है, ये दोनों तरीके से इस तरीके से काम करती है कि जब ये डिस्चार्ज होती है, जब ये ईएमएफ जनरेट करती है, तब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करती है, और जब हम इसकी रिचार्जिंग करती है तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह या इलेक्ट्रोलिटिक बैटरी की तरह बिहेव करती है। अब कैसे काम करती है इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे आता हूँ। पहले मैं इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं डिटेलिंग पे जाऊंगा। इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकली किस तरीके से काम करती है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसको देखते हैं। तो ये आपको नजर में आ रहा है कि एक किस्म का टैंक है, जो आपने ऑटोमोबाइल बैटरी देखी भी होगी। ये एक किस्म का एक रेक्टेंगुलर सा या क्यूबॉइड की फॉर्म में एक ये टैंक है। इसके अंदर एक्वस H2SO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं।
अब यहाँ पर हम एक सिंगल सेल यूज नहीं करते, हम ग्रिड को यूज करते हैं। ग्रिड का मतलब क्या है, हमने PbO2 प्लेट्स है, लेड ऑक्साइड प्लेट्स सॉलिड फॉर्म में, जो ये आपको पिंकिश कलर की नजर में आ रही है, ठीक है, इनकी एक ग्रिड है। ग्रिड का मतलब क्या है, दिस 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 इज कनेक्टेड टू द वन दिस रॉड, ठीक है, इसको ग्रिड बोलते हैं। और सिमिलरली जो ये लेड प्लेट्स हैं जो कि एनोड की तरह बिहेव कर रही हैं, ये आपस में कनेक्टेड है थ्रू दिस रॉड, तो ये किस्म की ग्रिड फॉर्म होगी। अब प्लेस कैसे किया गया, इसको प्लेस इस तरीके से किया गया है, पहले लेड, देन आपका PbO2, देन लेड, देन PbO2, लेड, PbO2, इस तरीके से अरेंज किया गया है। यानी कि दिस कॉम्बिनेशन ये एक वन सेल बन गया, दिस कॉम्बिनेशन ये एक वन सेल बन गया, दिस कॉम्बिनेशन ये एक वन सेल बन गया। यानी कि सेल्स को आपने इस तरीके से सीरीज में अरेंज कर लिया। तो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड एसिड बैटरी। हालांकि ये इतनी सिंपल नहीं होती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उस कॉम्प्लिकेशन में बाद में जाऊंगा। पहले आप बिल्कुल बेसिक से चलिए कि यहाँ पे दिस इज Pb, फिर PbO2, देन Pb, देन PbO2, Pb, PbO2। तो इस किस्म के सेल जो हैं वो हमने अरेंज किए हुए हैं, तो उसको हमने एक बैटरी का नाम दे दिया। अब ये बैटरी काम कैसे करती है, तो सबसे पहले तो डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है, ये बैटरी एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रही है, यानी कि ईएमएफ जनरेट कर रही है। तो जब ये ईएमएफ जनरेट करती है तो कैसे काम करती है, तो एनोड पे क्या होता है, ठीक है, जो कि आपका ये पीबी है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, तो जो लेड है इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो पीबी सॉलिड जो है वो Pb2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये Pb2 पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट हो गया। अब आपको पता है कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 लिया हुआ है, H2SO4 के पास में क्या है, SO4 नेगेटिव। तो जो Pb2 एक्वस है वो SO4 नेगेटिव एक्वस के साथ में कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, PbSO4 सॉलिड। तो यानी कि PbSO4 सॉलिड आपका यहाँ पे कहीं पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया है, या कुछ प्लेट्स पे भी डिपॉजिट हो जाता है। तो यानी कि जो पीबी सॉलिड है एनोड, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू PbSO4 सॉलिड। अगर मैं नेट रिएक्शन को लिखता हूं तो इट इज पीबी सॉलिड प्लस SO4 नेगेटिव एक्वस गोइंग इनटू PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि लेड जो है वो PbSO4 सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। एट कैथोड जो PbO2 है वो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Pb2 पॉजिटिव में जाएगा, ये +4 स्टेट में है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और Pb2 पॉजिटिव एक्वस में चला जाएगा। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है तो वाटर यहाँ पर फॉर्म होगा। अब ये जो Pb2 पॉजिटिव एक्वस है, ये जो SO4 नेगेटिव आयंस हैं जो H2SO4 से जा रही है उसके साथ कंबाइन करके PbSO4 सॉलिड बनाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, PbO2 सॉलिड प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोइंग इनटू PbSO4 सॉलिड। यानी कि जो PbO2 प्लेट है वो भी आपकी PbSO4 सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी। PbSO4 सॉलिड डिपॉजिट कहाँ पे हो रहा है, या तो वॉल्स पे डिपॉजिट होगा या प्लेट्स के ऊपर। तो एनोड पे रिएक्शन क्या है, एनोड पे रिएक्शन इज Pb सॉलिड प्लस SO4 नेगेटिव एक्वस गोइंग इनटू PbSO4 सॉलिड। और कैथोड पे क्या रिएक्शन है, PbO2 सॉलिड प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोइंग इनटू PbSO4 सॉलिड। कंबाइन कर दिया तो ओवर रिएक्शन क्या है, Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस H2SO4 एक्वस गोइंग इनटू PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2 लिक्विड। अगर आप इस फाइनल रिएक्शन को ध्यान से देखते हो तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अल्टीमेटली ये हो रहा है कि जो Pb सॉलिड है और PbO2 सॉलिड है, ये दोनों ही PbSO4 सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी कि Pb सॉलिड भी खत्म हो रहा है और PbO2 सॉलिड भी खत्म हो रहा है, और यहाँ से H2SO4 भी खत्म हो रहा है जो सोल्यूशन में से है, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, PbSO4 सॉलिड। तो यानी कि यहाँ से ये आपकी ड्यूटरेट होनी स्टार्ट होगी, यहाँ से ये ड्यूटरेट होनी स्टार्ट होगी, और यहाँ से H2SO4 भी खत्म होना स्टार्ट हो गया। ओके, तो ये आपकी रिएक्शन हो रही है। अब ठीक है, यानी कि यहाँ से धीरे धीरे ये आपका H2SO4 खत्म होना स्टार्ट हो गया। अब सपोज करो हमने बैटरी को ऑन किया, सपोज करो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप कार में गए
आपने इग्निशन ऑन किया, ओके, इंजन ऑन नहीं किया, इग्निशन ऑन किया, ओके, और लाइट्स को ऑन कर दिया या गाने सुन रहे हो, या कई बार ऐसा होता है कि हम लाइट्स को नाइट में ओपन करके भूल जाते हैं, जब सवेरे उठते हैं तो पता चलता है बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है पूरी तरीके से। उसका मतलब क्या होता है कि आपने इग्निशन ऑन कर दिया, लाइट्स ऑन है, तो वो ईएमएफ को मतलब कंज्यूम कर रही हैं। तो कंज्यूम करते करते जो पीबी सॉलिड है, पीबीओ2 सॉलिड है, ये सारे का सारा पीबीएसओ4 सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपका रिएक्शन क्या हो गया, मतलब सारे का सारा पीबी सॉलिड, पीबीओ2 सॉलिड, सारे का सारा पीबीएसओ4 में कन्वर्ट हो गया। तो अब रिएक्शन आगे नहीं हो सकती। ओके, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज। जब आप बोलते हैं ना बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुकी है, तो इसका मतलब सारे का सारा पीबी सॉलिड और सारे का सारा पीबीओ2 सॉलिड पीबीएसओ4 सॉलिड में खत्म हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो जिसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो पीबी, अगर इसको सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो पीबी गोइंग इनटू पीबीएसओ4 सॉलिड, ठीक है, H2SO4 जो है, फिर सॉल्ट ब्रिज आ गया, फिर H2SO4 एक्वस, PbO2 गोइंग इनटू Pb, यानी कि जो PbO2 है वो Pb में जा रहा है। तो दिस इज द बेसिक, जो ये सॉरी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, PbSO4 सॉरी लिखना चाहिए, दिस इज PbSO4। PbO2 PbSO4 में गया और Pb भी आपका PbSO4 में गया। H2SO4 हमें एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द डिस्चार्जिंग। बट ऐसा तो नहीं होता कि हम बैटरी को एक बार यूज करते हैं, उस बैटरी को हम अगेन एंड अगेन यूज करते हैं। चलो, कंप्लीट डिस्चार्जिंग होगी बैटरी की, उसके बाद क्या करना है, हमने बैटरी को रिचार्ज करना है। तो अब क्या किया हमने, हमने रिएक्शंस को रिवर्स करना पड़ेगा हमको, ठीक है, हमें रिएक्शंस को रिवर्स करना पड़ेगा। तो अगर रिवर्स करना है तो जो हमारा एनोड था उसको कैथोड बनाना पड़ेगा, कैथोड को एनोड बनाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, इट इज अ रिवर्स सेशन एट कैथोड ड्यूरिंग डिस्चार्ज। जो PbSO4 सॉलिड है, नाउ इट विल इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू PbO2 सॉलिड। अब क्या होगा, जो PbSO4 सॉलिड था, अब ये आपका PbO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, +2 है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और ये आपका PbO2 सॉलिड में कन्वर्ट होगा। कैथोड पे क्या होगा, जो PbSO4 सॉलिड है वो वापस आपके 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Pb सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि जो यहाँ पर डिपॉजिट थे, PbSO4 डिपॉजिट था, वो वापस लेड प्लेट्स पे चला गया, ओके, और जो PbSO4 सॉलिड कैथोड, जो PbO2 प्लेट्स है, वो वापस यहाँ पे PbO2 प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा डायग्राम गलत बना हुआ है, ये एनोड था, कैथोड था। जब हमने इस रिएक्शन को रिवर्स करना है तो हम एक बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, एक्सटर्नल बैटरी का। इसको हमने इस तरीके से कैनोड जो है कनेक्ट कर देना है। तो ये जो एनोड है, ठीक है, यहाँ पर क्या होना है, बेसिकली इसको हमने कैथोड बना देना है, दिस थिंग। तो ये आपका, सॉरी ये यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, दिस विल बी नेगेटिव, और ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी पॉजिटिव। ये एनोड बन जाएगा कैथोड, और कैथोड बन जाएगा एनोड, ओके। तो जो PbSO4 सॉलिड है वो वापस से PbO2 में कन्वर्ट हो गया, और जो कैथोड पे जो PbSO4 सॉलिड है वो Pb सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। रिएक्शन को रिवर्स कर दिया बाय कनेक्टिंग विद ए एक्सटर्नल बैटरी। एक एक्सटर्नल बैटरी से इसको कनेक्ट करके मैंने रिचार्ज कर लिया। तो जो रिएक्शंस हैं PbSO4 सॉलिड, वो Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड प्लस H2SO4 में वापस से कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द रिचार्जिंग ऑफ बैटरी, कि जो PbSO4 सॉलिड था वापस उसको Pb सॉलिड एंड PbO2 में कन्वर्ट कर दिया। बट ऐसा नॉर्मली करते ही नहीं है कभी भी, क्योंकि जब हम ऑटोमोबाइल में कभी भी बैटरी को निकाल के रिचार्ज नहीं करते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली रिचार्ज होती रहती है। पर यहाँ पे तो मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ कि हमने एक बाहर की बैटरी से इसको कनेक्ट करके इसको रिचार्ज कर लिया। अब ये कार में काम कैसे करती है, ये डिस्चार्जिंग तो क्लियर है कि हाउ डिस्चार्जिंग ऑफ फ्रैक्शन, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी टेक्स प्लेस। हमने इग्निशन को ऑन किया है, ओके, तो उससे डिस्चार्जिंग होना स्टार्ट होगी। पर रिचार्जिंग कैसे होती है, जो कार में जो रिचार्जिंग होती है, इट इज डन बाय यूजिंग ए अल्टरनेटर।
अगर आपको पता हो कार में पहले डायनमो यूज करते थे, आज की डेट में डायनमो यूज करना बंद कर दिया है, पर किसी टाइम यूज करते थे। गाड़ी में जो रिचार्जिंग होती है वो अल्टरनेटर की फॉर्म में होती है। एक गाड़ी में हम यूज करते हैं अल्टरनेटर, अल्टरनेटर बैटरी को रिचार्ज करता है। अब ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, मैं इसको डिस्कस करता हूँ ताकि आपको ये पूरी वर्किंग समझ में आए। अब कैसे काम करती है जो लेड एसिड बैटरी ऑटोमोबाइल में, मतलब ये इस केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है इसका, बट मैं इसको आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अब जो गाड़ी में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि पावर विंडोज होगी, ओके, या स्टीरियो है, या लाइट्स हैं, ओके, ये डीसी करंट को यूज करते हैं। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। हमारे घर में जो आता है दैट इज द एसी करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट में फर्क क्या है? पोलैरिटी का फर्क होता है। डीसी करंट में कभी पोलैरिटी चेंज नहीं होती। मतलब सीधी बात ये है कि जैसे एक सेल है, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, जो टॉर्च सेल है, और आपने उसको कनेक्ट कर दिया एक बल्ब के साथ में, तो ये जो करंट आप दे रहे हो दैट इज द डीसी। डीसी मतलब क्या है? जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हैं वो आपके सेम है, आप चेंज नहीं कर रहे हो, दैट इज द डीसी करंट। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होते हैं। जो घरों में हम यूज करते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट को यूज करते हैं, बट जो हमने गाड़ी में यूज करना है वो डीसी करंट, जो ये डिवाइसेस हैं वो डीसी करंट के लिए बने हुए हैं, और हमको डीसी करंट ही चाहिए वहां पे। तो मतलब ये जो दिस पार्ट इज कम्स अंडर द ईएमएफ। तो अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट में फर्क क्या है ये आपको पता होगा अगर आपने ईएमएफ चैप्टर किया हुआ है उसमें, फिजिक्स में। तो कमिंग बैक टू दिस डिस्कशन, जैसे गाड़ी है, ये गाड़ी में जो बैटरी होती है आपने देखा होगा उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव होता है। दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। ये जो बैटरी है ये इन कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करती है। ओके, अब काम कैसे करता है? यहाँ पर अल्टरनेटर पिक्चर में आता है रिचार्जिंग के लिए। अब इंजन की अपनी कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, ठीक है, पर ये प्रोड्यूस तो करता है इलेक्ट्रिसिटी। एक तो दिमाग में आता है बैटरी, पर बैटरी भी एक हद तक ही कर सकती है। एक बार तो डिस्चार्ज हो जाएगी तो उसको रिचार्जिंग कहाँ से करनी है? रिचार्जिंग का काम करता है अल्टरनेटर। अब अल्टरनेटर कैसे काम करता है उसको देखते हैं। ये तो आपको पता है गाड़ी में फ्यूल डलता है। अब फ्यूल से जब बर्निंग होती है तो ये जो आपको नजर में आ रही है दिस इज द क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है। अगर कभी आपने ओपन इंजन देखा हो तो वहां पे आपने क्रैंक शाफ्ट को जरूर देखा होगा, या अगर आप ऊपर खोल के भी देखते हो तो आपको इवन बेल्ट तो नजर में आती हैं। तो ये क्रैंक शाफ्ट में एक पुली होती है, दिस इज द कैम शाफ्ट। ये कैम शाफ्ट है, ये इसको रोटेट करती है। अब ये जो पुली से ये अल्टरनेटर है इसको रोटेट कराते हैं, ठीक है, इस बेल्ट से अल्टरनेटर की पुली को रोटेट कराते हैं। अब अल्टरनेटर की अगर कंस्ट्रक्शन आपको पता है थोड़ी, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि अल्टरनेटर काम कैसे करता है। अल्टरनेटर इस तरीके से काम करता है कि इतना आपको बेसिक अगर पता है कि अगर हमने ईएमएफ जनरेट करना है बाय यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कैसे करते हैं हम लोग? अगर कोई मैग्नेट है, इफ इट इज ए मैग्नेट, सपोज कर लो ये एक नॉर्थ पोल है, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड इट इज साउथ पोल। ओके, तो दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक लाइंस होंगी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इस किस्म से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर यहाँ पे मैं किसी कॉइल है जो कि मेरी सर्कुलर कॉइल है, क्लोज कॉइल है, उसकी रिलेटिव मूवमेंट करता हूँ, या तो मैग्नेट को रोटेट करूँ या इस कॉइल को रोटेट करूँ टू एंड फ्रो इस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, तो एक ईएमएफ जनरेट होता है इस कॉइल के अंदर, या एक करंट आपका जो होता है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यानी कि इफ देयर इज अ रिलेटिव मूवमेंट ऑफ कॉइल, ठीक है, थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, या तो मैग्नेट रोटेट कर दे या कॉइल रोटेट करे, तो एक ईएमएफ जनरेट होता है। तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है आपका ईएमएफ। तो उस तरीके से ये जनरेट होता है। अब यहाँ पर अल्टरनेट की मैं कंस्ट्रक्शन में नहीं जा रहा, पर ये आप समझिए कि यहाँ पर जो अल्टरनेटर है वो एक ईएमएफ को जनरेट करता है बाय दिस रोटेशन। जब यहाँ पर ये रोटेशन हो रही है तो एक ईएमएफ को वो जनरेट करता है।
अब लेड एसिड बैटरी जो है इसकी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन क्या है उसको भी देखते हैं। जो पीछे मैंने आपको सिस्टम बताया था, मैंने कहा था इतना सिंपल सिस्टम नहीं होता, एक ग्रिड सिस्टम होता है इसमें। अब ये ग्रिड सिस्टम कैसे है, एक लेड एसिड बैटरी में 6 सेल्स होते हैं जो कि 2 वोल्ट ईच होते हैं। अब वो सिस्टम कैसा होता है, जैसे दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये आपको सिक्स भी यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे पिंक प्लेट है, दिस इज कैथोड प्लेट जो PbO2 की है, एंड दिस ग्रीन प्लेट, दिस इज एनोड। ये दिस प्लेट एंड दिस प्लेट ये एक दूसरे के सामने होती है और बीच में एक सेपरेटर होता है। तो इस तरीके की 16 प्लेट्स होती हैं। अगर आपको ये वन, ये जो ग्रिड नजर आ रही है इसमें 16 प्लेट्स हैं इस किस्म की अल्टरनेटिंग प्लेट्स। 8 प्लेट्स आपकी PbO2 की होंगी और 8 प्लेट्स होंगी Pb की। ऐसी 16 प्लेट्स मिलके कितना 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करती हैं, और टोटल 6 आपके सेल्स हैं, तो 12 वोल्ट का यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस को उन्होंने जनरेट किया। ये आपका जैसे पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और 12 वोल्ट को जनरेट करते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। अब ये लेड एसिड बैटरी काम कैसे करेगी ऑटोमोबाइल में, ये एक मैंने सर्किट आपको के लिए बनाया हुआ है। अब इस सर्किट में देखते हैं कि काम कैसे होता है। दिस इज द बैटरी। एक बैटरी का टर्मिनल जो होता है वो फ्रेम के साथ में अर्थ होता है। अब इसका मतलब क्या है कि दिस इज द फ्रेम ऑफ कार, वहां पे दिस वायर जो होगी वो आपकी कनेक्टेड होगी। जो इस दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लोड के साथ कनेक्टेड होगा। लोड का मतलब क्या है, उसकी हेडलाइट्स होगी, या आप ये कह सकते हो स्टीरियो सिस्टम हो गया, दैट इज द लोड। और सेकंड वायर जो कनेक्टेड होगी, मतलब इसी रूट में सेकंड होगी अल्टरनेटर के साथ में, और थर्ड कनेक्टेड होगी स्टार्टर के साथ में। स्टार्टर का मतलब क्या होता है, एक स्टार्टर मोटर होती है जिसको सेल्फ भी बोलते हैं। जब आप गाड़ी को ऑन करते हो तो इनिशियल जब गाड़ी को ऑन करते हो फर्स्ट टर्न पे इग्निशन ऑन होता है, स्टीरियो ऑन हो गया, आपका पंखा चलना स्टार्ट हो गया, बट इंजन स्टार्ट नहीं होता है। फिर जब आप सेकंड उसकी रोटेशन करते हो, जिसको सेल्फ बोलते हो या स्टार्टर मोटर बोलते हो, जब सेल्फ मारते हो तब इंजन स्टार्ट होता है। ओके, अब यहीं पे सारी स्टोरी है। तो ये तो आपको ये जितना सिस्टम है सारे का सारा क्या है, ये उससे कनेक्टेड है। जैसे ये थिंग, दिस थिंग ये कार फ्रेम से कनेक्टेड है। यानी कि सारा का सारा जो सिस्टम है वो आपका सर्किट कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, दिस इज द कार फ्रेम, कि कार फ्रेम से कनेक्टेड है तो सारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अब काम कैसे करते हैं, पहले इंजन ऑफ है, इंजन आपने स्टार्ट नहीं किया, इंजन इज ऑफ, द बैटरी प्रोवाइड्स द फुल पावर। इग्निशन ऑन कर दिया, जब इग्निशन ऑन किया तो करंट जो है वो लोड के पास जाना स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब है कि जो है पंखा चलना स्टार्ट हो गया, या जो लाइट्स हैं वो चलनी स्टार्ट होगी, पर अभी तक सेल्फ नहीं किया। यानी कि जितना भी ईएमएफ आ रहा है वो थ्रू बैटरी के थ्रू आ रहा है। ओके, सारा का सारा जो ईएमएफ है वो बैटरी सप्लाई कर रही है, सारे का सारा करंट जो है वो बैटरी सप्लाई कर रही है। और अगर मैं बैटरी को ऑन करके रखता हूँ तो विद इन द 3 या 4 आवर्स ये सारी की सारी जो बैटरी होगी वो डिस्चार्ज हो जाएगी। आफ्टर दैट बैटरी चलेगी नहीं। बट ऐसा करना नहीं है क्योंकि उससे तो बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज ही हो जाएगी। तो करते क्या है, फिर इंजन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हेन इंजन इज स्टार्टिंग द बैटरी प्रोवाइड्स लार्ज करंट टू द स्टार्टर मोटर। इनिशियल सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम क्रैंकिंग करते हैं या सेल्फ करते हैं। तो यहाँ से जो करंट है वो स्टार्टर मोटर को गया। अब स्टार्टर मोटर क्या करती है, वो इंजन को स्टार्ट कर देती है, इट रोटेट्स द इंजन। जब इंजन को इसने स्टार्ट कर लिया, इंजन स्टार्टिंग इंजन स्टार्ट नहीं हुआ बट इसने इंजन को स्टार्ट कर दिया। एज सुन एज द इंजन स्टार्ट इज, इंजन स्टार्ट हो गया तो अल्टरनेटर पिक्चर में आ गया। अब अल्टरनेटर की जो बैटरी है, जो सॉरी अल्टरनेटर की पुली है वो रोटेट होना स्टार्ट होगी। तो अल्टरनेटर जो है वो अराउंड 13 to 14 वोल्ट इतना ईएमएफ जनरेट करता है। ओके, तो एज सुन एज अल्टरनेटर ऑपरेट करना स्टार्ट हो गया,
तो जो बैटरी है, ठीक है, अब वो ईएमएफ जनरेट नहीं कर रही, ठीक है। अब जो अल्टरनेटर है वो ये जो ईएमएफ जनरेट कर रहा है वो जो है इट इज रनिंग दिस लोड, जितना भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनको ईएमएफ अल्टरनेटर प्रोवाइड कर रहा है। प्लस ये जो बैटरी है, बैटरी को चार्ज कर रहा है। इस टाइम बैटरी क्या है, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव कर रही है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव नहीं कर रही, अल्टरनेटर इसको चार्ज करना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। इट इज बिहेविंग लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जब अल्टरनेटर चलता है तब बैटरी ईएमएफ प्रोवाइड नहीं करती है, तब ईएमएफ अल्टरनेटर प्रोवाइड करता है, ओके। तो यानी कि ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जब तक अल्टरनेटर ऑन नहीं है, ओके, तब तक बैटरी एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव करती है, ओके। और जब अल्टरनेटर चलता है तब ये एज ए इलेक्ट्रिक सेल बिहेव करती है। बुक्स में कईयों में गलत लिखा हुआ है कि ये साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रही है, साइमल्टेनियसली नहीं करती। या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगी या इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगी। अगर अल्टरनेटर नहीं चलता, ठीक है, सिर्फ बैटरी ही ईएमएफ प्रोवाइड कर रही है, तब ये इलेक्ट्रोकेमिकल की सेल की तरह बिहेव कर रही है। एज सुन एज हमने सेल्फ किया, सेल के बाद इंजन स्टार्ट हो गया, तो अल्टरनेटर ने 13 टू 14 वोल्ट, वो तो 12 वोल्ट ही सप्लाई कर रही थी, इट इज मोर देन 12 वोल्ट, ये 13 टू 14 वोल्ट जो है ईएमएफ जनरेट कर रहा है। तो ये बैटरी को चार्ज कर रहा है और दूसरे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनको भी ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा है। तो एट दैट टाइम बैटरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगी। तो नॉर्मली ये आपको बोला जाता है कि जब भी आप गाड़ी में बैठते हैं तो इंजन ऑन कर लो। उसका रीजन यही है कि अगर इंजन ऑन नहीं किया और सिर्फ बैटरी के ऊपर ही चलाया, पंखे को चलाया या स्टीरियो को चलाया या लाइट्स को चलाया, तो अल्टीमेटली जो बैटरी होगी वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगी। और उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, अगर बैटरी ड्रेन होगी तो मैक्सिमम जो वोल्टेज चाहिए वो सेल्फ को चाहिए, इसको 12 वोल्टेज चाहिए चाहिए। अगर 12 वोल्टेज आप इसको नहीं प्रोवाइड करोगे तो इंजन स्टार्ट नहीं कर पाएगी। जो सेल्फ है, स्टार्टर मोटर है, वो इंजन को स्टार्ट नहीं कर पाएगी, और इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो अल्टरनेटर स्टार्ट नहीं होगा। तो इसलिए जब ओल्ड हो जाती है बैटरी, अगर 8 टू 9 वोल्ट दे रही है तो स्टार्टर मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो उसको कहते हैं कि आप बैटरी को चार्ज करिए। बैटरी को चार्ज तभी किया जाता है ताकि ये सेल्फ मोटर जो है इसको 12 वोल्टेज मिल जाए। अगर 12 वोल्टेज नहीं मिलेगा स्टार्टर मोटर को ईएमएफ, तो इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट के हाउ जो बैटरी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब बिहेव करेगी और इलेक्ट्रोलिटिक सेल कब बिहेव करेगी। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अल्टरनेटर। अगर अल्टरनेटर चल रहा है तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, अगर वो नहीं चल रहा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बैटरी। दूसरी चीज क्या है, ये जो लेड एसिड बैटरी है ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, क्योंकि इसमें लेड को यूज करते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। दूसरी चीज, जैसे घरों में भी आप इन्वर्टर बैटरी को यूज करते हैं, वो लेड एसिड बैटरी है, हल थोड़ी सी उसकी फंक्शन डिफरेंट होती है। अगर उसमें आपको एडवाइस किया जाता है कि हर 3 मंथ्स के बाद में उसको वाटर में फिल करो, यू शुड फिल द वाटर इन दैट। इवन ऑटोमोबाइल्स में भी जब सर्विस करवाते हैं गाड़ी की तो उसमें वाटर को फिल करते हैं, वाटर को डाला जाता है। क्यों? वाई वाटर इज पुट इन द बैटरीज ऑफ, मतलब दिस बैटरी ऑटोमोबाइल बैटरी होगी या इन्वर्टर बैटरी होगी, उसमें वाटर को क्यों डालते हैं? उसमें एक इंडिकेटर होता है इन्वर्टर में कि अगर वो नीचे चला जाए तो आप उसमें वाटर को डाल दो, और वो इंडिकेटर मतलब इस किस्म का इंडिकेटर होता है, वो बाहरी होता है कि यहाँ पर एक ये साइन होता है, ग्रीन साइन होता है, यहाँ पे एक रेड कलर का साइन होता है, उसके बीच में आपका वो इंडिकेटर होना चाहिए इस किस्म का। उसका रीजन ये है कि दिस इज द रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन तो अल्टीमेटली यही है
दिस वाज अ रिएक्शन, ये रिचार्जिंग की रिएक्शन है, ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। तो इसमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है कि वाटर को क्यों डालना चाहिए। वाटर को यहाँ पर इसलिए डालना चाहिए क्योंकि ये तो आपकी जो है मेन रिएक्शंस हैं, पर साइड बाय साइड क्या होता है, जो वाटर होता है उसका अपना इलेक्ट्रोलिसिस भी होता है, ठीक है, चाहे थोड़ा होता है, वाटर का अपना इलेक्ट्रोलिसिस भी होता है। तो यहाँ पर जो वाटर है वो खत्म होता रहता है। तो जब वाटर खत्म हो गया तो वाटर ने किस में होना है, H2 और O2 में रिलीज होना है। तो ये एस्केप कर जाते हैं, हालांकि वो सील्ड होता है पर थोड़ा बहुत वेंटिलेशन दिया होता है ताकि H2 और O2 जो है वो निकल जाए। तो वाटर भी खत्म हो रहा है, तो वाटर को रिप्लेस करने के लिए हम वाटर इसके अंदर डालते हैं, तभी वो लेवल नीचे चला जाता है, क्योंकि वाटर जो होता है वो H2 और O2 में इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है। Therefore we have to put the water, ठीक है, हमें वाटर वहां पे डालना पड़ता है क्योंकि वाटर का अपना इलेक्ट्रोलिसिस भी होता है। तो ये था लेड स्टोरेज बैटरी का। यहाँ पे क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा, तो रिएक्शन के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा यही है कि रिचार्जिंग ऑफ बैटरी करता कौन है, वो अल्टरनेटर करता है। और जब रिचार्जिंग होती है तब बैटरी एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करती है, और जब डिस्चार्जिंग है तब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह है। वो कभी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह साइमल्टेनियसली बिहेव नहीं कर सकती है, या तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। फिर उसके बाद में आते हैं फ्यूल सेल्स। चाहे अब हमने पीछे ड्राई सेल किया है, फिर लेड एसिड बैटरी किया है, इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो ड्राई सेल है वो 6 मंथ्स के बाद या 1 ईयर के बाद में यूजलेस हो जाता है। लेड एसिड बैटरी की लाइफ तो है 3-4 ईयर्स तो चलती है, बट आफ्टर दैट क्या होगा, वो आपकी डिस्कार्ड करनी पड़ेगी आपको। उसका रीजन है क्योंकि जो पीबी एंड पीबीओ2 है वो धीरे धीरे खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उतने एफिशिएंट रहते नहीं है। दूसरा H2SO4 जो होता है वो भी आपका धीरे धीरे इरोड होना स्टार्ट हो जाता है, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। अगर मुझे कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए फ्यूल सेल्स दैट इज अ गुड ऑप्शन। अब फ्यूल सेल्स क्या हैं? इट इज अ गैल्वेनिक सेल्स इन विच एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथनॉल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है यहाँ पे कि हमने हाइड्रोजन, मीथेन या इथनॉल, मिथनॉल, इसकी बर्निंग करनी है, मतलब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है, और उसको, उस रिएक्शन को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेना है। अब इसके लिए फ्यूल सेल के कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। ये एक सिंपल फ्यूल सेल है। इसके एसेंशियली 3 कंपार्टमेंट्स होंगे। पहला कंपार्टमेंट बीच वाला है, दिस इज द फर्स्ट कंपार्टमेंट। सेकंड कंपार्टमेंट ये है, और थर्ड कंपार्टमेंट ये है। जो पहला कंपार्टमेंट सेकंड और थर्ड से अलग है वो ये पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट रोड्स की मदद से है। मतलब क्या है ये पोरस का मतलब क्या है? इसमें स्मॉल पोर्स हैं, दे आर स्मॉल पोर्स इन दिस इलेक्ट्रोड्स, और बीच में हमने केओएच सॉल्यूशन को लिया हुआ है। अब ये जो केओएच सॉल्यूशन है इसमें ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, के पॉजिटिव OH नेगेटिव है, मोस्टली वाटर है। अब वाटर यहाँ से फ्लो नहीं कर सकता, पोर्स तो जरूर है पर वाटर यहाँ से फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि पोर्स का साइज इतना बड़ा नहीं है। बट सेकंड कंपार्टमेंट या थर्ड कंपार्टमेंट से हमारे पास प्रोविजन क्या है कि यहाँ से हमने H2 गैस को सप्लाई करना है और यहाँ से हमने O2 गैस को सप्लाई करना है। जो H2 एंड O2 हैं वो इन पोर्स के थ्रू निकल सकती हैं। मतलब पोर्स का साइज हमने इस तरीके से लिया है कि H2 या O2 तो निकल जाए बट वाटर निकल ना पाए, वाटर इसके अंदर ही रहे। तो अब करते क्या है, H2 को यहाँ से एंटर कराते हैं, O2 को यहाँ से एंटर कराते हैं, और इन दोनों कैथोड या एनोड को हम एक वायर के थ्रू क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अब जब H2 एंड O2 एंटर करते हैं तो एनोड पे क्या होता है, जो H2 होती है इसकी ऑक्सीडेशन होती है। ओके, जो H2 है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू H2O। यहाँ पे 0 स्टेट में है और यहाँ पर ये +1 स्टेट में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, H2 की ऑक्सीडेशन होगी।
H2 is being oxidized to water with liberation of 2 electrons. और ऑक्सीजन ने क्या किया, जब ऑक्सीजन यहाँ पर एंटर हुआ तो ये OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया -2 स्टेट में, तो इसकी रिडक्शन होगी। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन को लिखता हूँ तो 2H2 प्लस O2 गैसेस गोइंग इनटू 2H2O लिक्विड, यानी कि H2 प्लस O2 मिलके 2H2O बना रहे हैं, और यहाँ पे मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करा रहा हूँ बाय यूजिंग दिस इक्विपमेंट। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने ये रिएक्शन लिखी है 2H2 गैसियस प्लस O2 गैसियस गोइंग इनटू 2H2O लिक्विड, तो बेसिकली हुआ क्या है, मैं ऑक्सीडेशन ऑफ H2 कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऑक्सीजन लिया हुआ है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। किसी चीज की जो ऑक्सीडेशन होती है उसको बर्निंग बोलते हैं सिंपली। अगर मैं किसी भी चीज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ तो उसकी बर्निंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे H2 की बर्निंग हो रही है एक तरीके से, बट मैं उस बर्निंग का यूज क्या कर रहा हूँ, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ बाय यूजिंग दिस अपरेटस, तो इसको बोलते हैं फ्यूल सेल। अब मैं यहाँ से जितनी देर तक H2 सप्लाई करता हूँ, जितनी देर तक O2 सप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर वाटर बनता रहेगा, उस वाटर को मैं निकालता रहूंगा। दूसरा, जितनी देर तक मैं H2 सप्लाई करूंगा, O2 सप्लाई करूंगा, उतनी देर तक मुझको कॉन्टिन्यूसली एक EMF मिलता रहेगा। जहां पर कांस्टेंट EMF चाहिए कि मुझको फटाफट EMF मिलता रहे, इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, तो वहां पे ये फ्यूल सेल जो है बड़े यूजफुल हैं। H2O2 इसको बोलते हैं, H2O2 फ्यूल सेल, के मैं डायरेक्टली फेड करता रहूंगा मेरे इंग्रेडिएंट्स रिएक्टेंट्स H2 एंड O2, और मुझको फ्यूल मिलता रहेगा। तो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ फ्यूल सेल, तो बड़ी अच्छी चीज है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहली बात तो रेडिली अवेलेबल है, मतलब क्या है कि जो H2 है इसको हम रेडिली, या CH3OH, ठीक है, ये हमारे पास रेडिली अवेलेबल होते हैं, इसका यूज करके हम फ्यूल सेल को बना सकते हैं। सबसे सेकंड थिंग है, ये हार्मफुल एमिशंस कोई प्रोड्यूस नहीं करते। अगर पीछे आप रिएक्शन देखो तो 2H2 लिक्विड मिल रहा है, सिर्फ वाटर ही मिल रहा है, कोई हार्मफुल नहीं, नथिंग हार्मफुल। जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं, पेट्रोलियम का यूज करते हैं या कोयले का यूज करते हैं, तो हार्मफुल गैसेस मिलती हैं, SO2, NO2, बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो कम्बशन प्रोडक्ट H2O लिक्विड है, तो कोई हार्मफुल एमिशन है ही नहीं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गया। इट कैन बी यूज एज ए फ्यूल इन द रॉकेट्स, हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं इन द रॉकेट्स। रॉकेट्स में हमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए, तो वहां पे इसको हम यूज कर सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंट है, 70% इसकी एफिशिएंसी होती है, काफी हाई है। रिन्यूएबल है, H2 CH3OH है, ये एटमॉस्फेयर में आपको खूब मिलते हैं। H2 को हम बना सकते हैं वाटर के थ्रू, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला तो आता है H2 इज डिफिकल्ट एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। H2 बन तो जाता है पर काफी एक्सपेंसिव पड़ता है बनाने के लिए। दूसरा, इसको डिफिकल्ट है स्टोर करना भी और ट्रांसपोर्ट करना भी। फ्यूल सेल्स रिक्वायर्स प्योर फ्यूल। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पर फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं तो हमें H2 CH3OH ये प्योर चाहिए, इनमें कंटेमिनेशन ही चाहिए। अगर कंटेमिनेशन होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तब ये जो एफिशिएंसी है 70% नहीं रहेगी, और इवन कई बार रिएक्शन भी नहीं होती। यहाँ पर हम कई बार कैटलिस्ट को यूज करते हैं, जैसे प्लेटिनम कैटलिस्ट है, वो एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत रेयर होते हैं। प्रोटॉन एक्सचेंजर मेम्ब्रेन्स मस्ट बी केप्ट मॉइस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर ये जो ग्रेफाइट की हमने मेम्ब्रेन्स ली थी, या जो ये कंपार्टमेंट हमने सीलिंग की थी, ये हमको मॉइस्ट रखना पड़ता है कि वाटर यहाँ से निकल ना जाए। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स स्टैक्स आर हैवी। स्टैक्स का मतलब क्या है कि ये जो आपका, ये छोटा अपरेटस कभी नहीं हो सकता, ये हमेशा बिग होगा। ये मतलब आप एक ड्राई सेल की फॉर्म का नहीं हो सकता, ये आपको एक बड़ा सेटअप ही चाहिए होगा। H2 सप्लाई कर रहे हो, O2 सप्लाई कर रहे हो, वाटर बन रहा है, तो इसका सेटअप बहुत हाई होगा। और सबसे जो लास्ट पॉइंट है, जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज वेरी वेरी हाई, लाखों में नहीं करोड़ों में होती है। ओके, तो एप्लीकेशंस स्पेस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अपोलो 13 एक स्पेसक्राफ्ट था जिसमें यूज किया गया था। रीजन बीइंग
यहाँ पे कांस्टेंट ईएमएफ चाहिए आपको लॉन्ग टाइम के लिए, तो स्पेस प्रोग्राम्स में सबसे ज़्यादा इसकी यूटिलिटी है। और दूसरा वहाँ पे वाटर भी चाहिए होता है, तो H2O2 सप्लाई करी जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ गैस, और वाटर मिलेगा जो कि स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, इंडस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर्स में, इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो करोड़ों रुपए जो है लगा सकती हैं, रिसर्च सेंटर वाले भी लगा सकते हैं, तो वहाँ पे इसकी यूटिलिटी बनती है। हाइब्रिड कार्स में, जो एक्सपेंसिव हाइब्रिड कार्स हैं वो इसको यूज़ कर सकती हैं, ऑडी यूज़ कर सकता है या BMW यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो करोड़ में उनका जो होती हैं, मतलब 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख इतनी वैल्यूज की कार होती है, तो वहाँ पे ये यूज़ हम कर सकते हैं। पर जो डेली लाइफ में है एज ए कॉमन मैन, उसका फ्यूल सेल से कोई लेना देना नहीं, ना वो कभी यूज़ कर सकता है। 40 लाख का या 50 लाख का कौन फ्यूल सेल यूज़ करेगा? कोई नहीं करेगा। 10-10 रुपए के तो सेल आते हैं, मतलब 50 लाख या 60 लाख। और दूसरा, इतना इसका जो सेटअप है इतना रोबस्ट है। H2 की स्टोरेज के लिए आपको कंटेनर चाहिए, O2 की स्टोरेज के लिए आपको कंटेनर चाहिए, तो कॉमन मैन तो इस चीज को अफोर्ड कर ही नहीं सकता। इतना हैवी स्टोरेज कहाँ से वो लेके आएगा? तो डेली लाइफ में तो इसका कोई यूज है ही नहीं। इन सब में ही इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन हाइब्रिड कार्स भी बहुत एक्सपेंसिव रेंज वाली, जो कि कुछ प्रोटोटाइप होती हैं, उसमें यूज कर सकते हैं इसको। हर हाइब्रिड कार में तो इसको यूज भी नहीं कर सकते हैं, बट वैसे इसके एडवांटेजेस बहुत हैं। फ्यूल एफिशिएंट है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस आपको एक ईएमएफ जनरेट करके देता है, तो ये इसके यूजफुलनेस है। इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन और किस किस चीज को यूज कर सकते हैं? तो CH4 और CH3OH, इसको हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। इसका नाम फ्यूल सेल क्यों है? क्योंकि H2 हो गया, CH4 हो गया, CH3OH हो गया, इसकी बर्निंग हम ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर ऑक्सीजन फ्यूल नहीं है, ऑक्सीजन तो बर्न कर रहा है। इसमें जो फ्यूल है या तो हाइड्रोजन है या मीथेन है या मिथनॉल है। ऑक्सीजन इज नॉट ए फ्यूल, ना वो फ्यूल को हो सकता है। ऑक्सीजन तो बर्निंग में हेल्प करता है या बर्निंग के लिए जरूरी है। फ्यूल जो है वो हाइड्रोजन, मीथेन या मिथनॉल है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा प्रेजेंटेशन इसकी खत्म होती है। तो ये थे कमर्शियल सेल्स। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बैटरी इंपॉर्टेंट है या फ्यूल सेल इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। इतना ड्राई सेल्स पे क्वेश्चन नहीं आते।